गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अब तक हम लोग सेल बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। हम सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेल ऑर्गेनल्स, उनके फंक्शंस, क्रोमोसोम्स, इन सब चीज़ों की हमने वहाँ पर स्टडी की थी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का जो आपका पेपर है, उसमें हम शुरू करेंगे जेनेटिक्स को। अब हम इसके बाद आनुवंशिकता की बात करेंगे, आनुवंशिकी को पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स पढ़ेंगे और जेनेटिक्स में काम आने वाली डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मेंडल्स लॉ को डिस्कस करें तो वहाँ कई तरह की टर्मिनोलॉजी काम में आती है। अगर जेनेटिक्स में आपने टर्मिनोलॉजी को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से अगर आप लोग समझ लेंगे, तो मेंडल्स के लॉ और जो मेंडल्स के लॉ के जो अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, उनको समझने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो अच्छे से टर्मिनोलॉजी को समझिए। उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं जेनेटिक्स के बारे में कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स या आनुवंशिकी विज्ञान की वो शाखा है जिससे आनुवंशिकी तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्नताओं का मतलब वेरिएशन। जब कोई भी कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, तो जो जनरेशन होती है, जो संतति उत्पन्न होती है, जो प्रोजनी बनती है, उसके अंदर किस तरह की वेरिएशन उत्पन्न होती है और वो वेरिएशंस क्यों आती है, वो विभिन्नताएं क्यों आती है, इसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा उसको हम जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी में विशिष्ट गुणों का संचरण और उन गुणों की उत्पत्ति कि कोई विशिष्ट कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर कैसे उत्पन्न हुआ। कैरेक्टर का मतलब जैसे आंखों का रंग, किसी की आंखें भूरी है, किसी की आंखें ब्लैक है, तो वो आंखों का रंग क्यों आया। बालों की बनावट, किसी के बाल लंबे हैं, किसी के घुंघराले बाल हैं, ऊंचाई, किसी का हाइट ज़्यादा है, किसी का कम है, डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक डिजीज़, अलग अलग तरह की जेनेटिक रोग जो हो जाते हैं, ये कैसे वंशानुगत होते हैं, इन सब का अध्ययन आनुवंशिकी में किया जाता है। आनुवंशिकी से हम कृषि, वंशानुगत रोगों, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ जो बनानी है उसमें भी मदद कर सकते हैं। आनुवंशिकी शब्द सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आनुवंशिकी शब्द बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जेनेटिक्स को लेकर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आनुवंशिकी शब्द का प्रतिपादन विलियम बैटसन ने किया है और खोज करने का श्रेय ऑस्ट्रिया के ग्रीगर जॉन मेंडल को जाता है। उनके महत्वपूर्ण कार्यों और खोज के लिए ही उन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 में जेनेटिक्स शब्द का जो है वो यहाँ पर उपयोग लिया था। इसके अलावा जॉनसन ने 1905 में जीन शब्द का प्रयोग किया था। प्रत्येक जीव में ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से संतानों में संचरित होते हैं। माता पिता से कहाँ जाते हैं? बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर जो पेरेंट्स से उसकी प्रजनी में जाते हैं, इन गुणों को हम आनुवंशिकी गुण कहते हैं। यानी कि जो कैरेक्टर हम में है, वो जो कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स में थे, वो कैरेक्टर किस में आए? हम में आए। तो इन कैरेक्टर्स का क्या हुआ है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण हुआ है। इन कैरेक्टर्स को हम आनुवंशिकी कैरेक्टर कहते हैं या पैतृक गुण कहते हैं या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण, जो आपके प्रमुख गुण हैं, जो आपके मूल गुण हैं, इन गुणों का संचरण अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है तो ये हेरिडिटी या आनुवंशिकता कहलाती है। क्या कहलाती है? इसको आनुवंशिकता कहते हैं। मूल गुणों के संचरण के कारण ही प्रत्येक जीव के गुण अपने जनक गुणों के समान होते हैं। इन गुणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनकों के गैमेट्स के द्वारा होता है। जो गैमेट्स बनते हैं, चाहे उसमें मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स बनते हैं, जब उनका फ्यूजन होता है तो जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में डिवीजन जब हो जाता है तो आगे नए ऑर्गेनोजेनेसिस द्वारा ऑर्गन बनकर नए
नए जीव का निर्माण होता है। तो मुख्य रूप से जेनेटिक गुणों के संचरण के लिए अगर हम बात करें तो कौन जिम्मेदार है? गैमेट्स जिम्मेदार है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट जो बनते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, उनमें बनने वाले गैमेट्स जेनेटिक गुणों के संचरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। आनुवंशिकी गुणों का एक दूसरे से पीढ़ी जो गैमेट्स होते हैं उनमें गैमेट्स में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम। आनुवंशिक स्तर पर अगर हम लोग जीनोटिपिकल स्तर पर अगर हम बात करें कि उनके अंदर जो क्रोमोसोम उपस्थित है, क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं जीन। आप लोग अच्छे से पीछे पढ़िए, मैंने आराम से आप लोगों को उस वीडियो में बताया है क्रोमोसोम जीन के बारे में डिफरेंस। कोई भी जैसे ये कोई न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में मौजूद है क्रोमोसोम, जिन्हें हम पहले क्रोमेटिन मटेरियल, जब ये डिवीज़न में जाएगा तो क्या बनता है? क्रोमोसोम बनते हैं। इस तरह से क्रोमोसोम में विशेष स्थल मौजूद होते हैं, स्पेसिफिक रीजन्स मौजूद होते हैं जिनको हम जीन कहते हैं, और ये जीन पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं और नए कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होते हैं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को जीनोम कहते हैं। अगर गुणसूत्रों के बाहर यानी कि केंद्रक के बाहर कोई भी मटेरियल, कोई भी पदार्थ अगर जीन मौजूद हैं बाहर और वो नए कैरेक्टर के संचरण के लिए जिम्मेदार होता है तो उसको प्लाज्मा जीन कहते हैं। इसकी बात भी हम लोगों ने की थी जब मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से अगर गुणों का संचरण हो रहा है तो इनको हम प्लाज्मा जीन कहेंगे, और जो जीन न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के माध्यम से संचरित होते हैं उनको हम जीनोम कहेंगे। और जीनोम के अलावा अगर एक्सटर्नल कोई भी जीन है जो गुणों को जिम्मेदार के लिए, गुणों के संचरण के लिए जिम्मेदार है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उनको हम प्लाज्मा जीन कहते हैं। उसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहेंगे, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस ना कहकर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं टर्मिनोलॉजी इन जेनेटिक्स। ये तो बेसिक यानी कि जेनेटिक्स क्या हुआ, मोटे तौर पर अगर हम लोग हैं तो जेनेटिक्स का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों के संचरण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया, आनुवंशिकी गुणों के संचरण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा उसको हम जेनेटिक्स कहेंगे। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? जीन। और जीन कहाँ मौजूद है? क्रोमोसोम में मौजूद है जीन, और वो आनुवंशिकी गुणों के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। अगर जीन के अलावा यानी कि क्रोमोसोम में उपस्थित जीनों के अलावा भी अगर कोई जीन जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन है अगर वो गुणों का संचरण करता है तो उसको हम प्लाज्मा जीन कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेटल को जेनेटिक फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं टर्मिनोलॉजी। डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं जेनेटिक्स में, उसकी हम डिटेल में यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले अलील। अलील्स क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा चीज़ आपको समझने की है, और यहाँ कंसेप्ट अलील और जीन दो शब्द अलग अलग काम में आएंगे। हम यही कहाँ भी हम जेनेटिक में जब कोई भी क्रॉस हम करवाएंगे तो हम शब्द यूज़ करेंगे अलील्स। अलील्स है वेरिएंट ऑफ जीन। व्हाट आर अलील्स? अलील्स इज अ वेरिएंट ऑफ जीन। जीन के विभिन्न रूप, एक जीन के विभिन्न रूप जो जीनों के लक्षणों को नियंत्रित करते हैं उनको अमील कहते हैं। अलील्स देखिए आप लोग कि ये क्रोमोसोम है, इस तरह से ये क्रोमोसोम है। पहला क्या है? ये क्रोमोसोम के भाग है, ये जीन है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस मीन्स एक ये मान ले कि मदर से आया है और एक ये क्रोमोसोम किससे आया है? फादर से आया है। जो मदर और फादर से जो क्रोमोसोम आते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बनाते हैं, और ये सेंट्रोमियर से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब अलील्स को समझिए आप लोग कि होमोलोगस क्रोमोसोम पर जो वेरिएंट ऑफ जीन होते हैं उनको हम अलील्स कहते हैं। मान लें कि यहाँ पर पौधे की लंबाई को नियंत्रित करने वाले जीन मौजूद हैं। पौधे की लंबाई को नियंत्रित करने वाले जीन मौजूद हैं, टी और टी।
एक जीन जो पौधे की लंबाई को जो टॉल को नियंत्रित करेगा, एक ड्रॉप को नियंत्रित करेगा। तो ये जो जीन यहाँ पर जो पेयर में मौजूद होते हैं उनको हम अलील्स कहते हैं। ये दोनों अलील्स टी और टी ये मिलकर एक जीन का निर्माण करेंगे। और ये जीन कौन सा है? ये जीन है पौधे की लंबाई को नियंत्रित करने वाला जीन। इसको हम अलील्स कहते हैं। तो अलील्स हमेशा ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, जोड़ों में प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं और प्रत्येक जीन एक दूसरे का अलील कहलाता है। जो अलील है वो ग्रुप में होंगे और एक जीन जोड़ों में मौजूद होंगे और ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को क्या करेंगे? कंट्रोल करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? अलील कहेंगे। तो अलील को अगर सिंपल से भाषा में अगर हम परिभाषित करें तो हम एक लाइन में परिभाषित करें तो हम क्या कहेंगे? वेरिएंट ऑफ जीन कंट्रोल सेम ट्रेट को क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं। अलील्स जो है वो फिनोटिपिकली रिप्रेजेंट होते हैं, यानी कि अलील जब रिप्रेजेंट होगी फिनोटिपिकली का मतलब हम उसको मॉर्फोलॉजिकली हम पता कर सकते हैं कि पौधे को देखकर कि ये पौधा लंबा है, तो यानी कि उसको जो है नियंत्रित करने वाले अलील्स होंगे वो लंबाई वाले जीन होंगे। ड्राफ है तो टीटी होगा। इस तरह से मॉर्फोलॉजिकली फिनोटिपिकली रूप से ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पौधे की लंबाई को नियंत्रित करने वाला टी और बोने लक्षण टी ये एक दूसरे के क्या होंगे? अलील्स होंगे। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे होंगे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। यहाँ पर अलील फॉर पर्पल फ्लावर और अलील फॉर वाइट फ्लावर, लोकस फॉर फ्लावर कलर जीन। ये फ्लावर के कलर का ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? जीन बना रहे हैं। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? जीन बना रहे हैं। एक अलील से जो पर्पल कलर के लिए है, दूसरा अलील किसके लिए है? वाइट कलर के लिए। तो ये पेयर में मौजूद होते हैं, एक ही जगह मौजूद होते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी साथ साथ रहने की संभावना इनकी बनी रहती है। जो जीन जितने पास होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी साथ में बने हुए रहते हैं। होमोजाइगस किसी भी जीन या गुण को समान एलील कोड करने वाले जोड़े को क्या कहेंगे हम लोग? होमोजाइगस। जैसे लंबाई के लिए प्रभावी जीन क्या होगा? ये जो है एक दूसरे के लिए होमोजाइगस कंडीशन है। इसको हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस कंडीशन कहेंगे। और हेट्रोजाइगस क्या होगा? असमान एलील्स होंगे। जब किसी लक्षण के जोड़े में दोनों जीन असमान और भिन्न भिन्न होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहेंगे? उसको हम हेट्रोजाइगस कहेंगे। जैसे टी ये क्या हो गया? यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाएगी और ये क्या कहलाएगी? होमोजाइगस कंडीशन कहलाती है। तो ये क्या है? यहाँ पर होमोजाइगस वर्सेस हेट्रोजाइगस मैंने आप लोगों को बता ही दिया। होमोजाइगस में दोनों एलील्स जो होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे और यहाँ पर विषम युग्म की अवस्था में होंगे। समलक्षणी यानी फिनोटिपी वे लक्षण जो प्रकट होते हैं, अपने आप को जो लक्षण प्रकट करते हैं, जो दिखाई पड़ते हैं, उनको हम फिनोटिपिक कैरेक्टर कहते हैं या समलक्षणी कहते हैं। जैसे पौधे का लंबा या पौधे का बोना होना, पौधे की हाइट अधिक है या पौधे की हाइट कम है, ये हम बाहर के तौर पर उसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? फिनोटिपिक कैरेक्टर कहलाएगा। और जीनोटिपिक यानी समजीनी, यानी कि जेनेटिकली रूप से पौधे की जीन संरचना के आधार जो होती है वो क्या कहलाती है? समजीनी कहलाती है। जैसे कोई पौधा है जिसके लाल रंग के फूल बन रहे हैं, इसका मतलब उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? आर। और विषम युग्म में जीनोटाइप होता है वो क्या होगा? आर होगा। इसमें भी पौधे के फूल लाल कलर के बनेंगे क्योंकि जो जीन अपने आप को प्रकट करता है वही हमें दिखाई देता है। डिफरेंस बिटवीन फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक। फिनोटिपिक का मतलब क्या होगा? बाहरी तौर पर देखने में। जैसे हमें देख रहे हैं कि चूहे का कलर वाइट है, फ्लावर का कलर येलो है, वाइट और पर्पल है या पिंक है, तो हम लोग बाहरी तौर पर देख रहे हैं तो ये इसका फिनोटाइप है। और आंतरिक रूप से ये कैसे हैं, इनका जेनेटिक कंपोजिशन कैसा है, वो उसका जीनोटाइप है। या आर है या आर है या फिर आर है, ये जो कंपोजिशन है ये कंपोजिशन इसका क्या कहलाएगा? जीनोटिपिक कंपोजिशन कहलाता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है जब सूत्री विभाजन की मियोसिस फर्स्ट की पैकाइटिन अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम के खंड आपस में आदान प्रदान
होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं ये पेरेंटल, ये माता से एक क्रोमोसोम आया हुआ है और आपस में ये क्रॉस होते हैं और जीनों का एक्सचेंज होकर नए संयोजन जो बनेंगे उनको क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहेंगे। इसको भी मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ पीछे, आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देखिए। ऑटोसोमस, दो तरह के गुणसूत्र यहाँ पर मौजूद होते हैं जीवों में, और एक होते हैं जीन सेक्स क्रोमोसोम और दूसरे होते हैं ऑटोसोम्स। तो ऑटोसोम्स होते हैं जो काइक सेल में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे उनको हम ऑटोसोम्स कहेंगे, और जो सेक्स यानी कि जो जनरेटिव सेल में जो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं उनको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। जीन में हमने कई बार जीन को डिस्कस कर ही लिया कि डीएनए, ये जैसे ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए और क्रोमोसोम के कुछ विशेष हिस्से या विशेष खंड जो विशेष गुणों को विशेष कैरेक्टर को जो नियंत्रित करते हैं उनको हम जीन कहते हैं। मेडल ने जीन के लिए कारक शब्द का प्रयोग किया था। फैक्टर या कारक शब्द जो है जीन के लिए मेडल ने दिया था। जैसे पौधे की लंबाई को नियंत्रित करने वाले जीन, एक जीन के अलील जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वेरिएंट ऑफ जीन जो होंगे उनको हम अलील कहेंगे। जीनोम, होल जो आनुवंशिकी पदार्थ हैं उसको हम क्या कहेंगे, गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को क्या कहेंगे, हम जीनोम कहेंगे। अगुणित गुणसूत्रों का वो पूर्ण समुच्चय जो एक इकाई या युग्मक के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं उनको हम जीनोम कहेंगे। एक सेल में प्रेजेंट हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो जीनोम कहलाएगा। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो एक हैप्लॉइड नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम का पूरा सेट जो होगा वो क्या कहलाएगा, जीन कहलाता है। इसको एन से प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे ये सेल है, ये इसका जीनोम है। तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ होल सेल नोन एज जीनोम। सुजनिकी यानी यूजेनिक कहेंगे आनुवंशिकी के अंदर मानव जाति के गुणों का या नियमों का जो अध्ययन किया जाता है, मानव गुण जाति में सुधार के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसको हम यूजेनिकी कहते हैं या सुजनिकी कहते हैं। कैरियोटाइप का मतलब होता है कि हम सब लोग जानते हैं ऑटोनोमस और सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये ऑटोनोमस और सेक्स क्रोमोसोम के साइज़ में इनके नंबर कितना है, इसका आकार कैसा है, इसका साइज़ कितना है, इसकी भुजा की लंबाई कैसी है, ये सेंट्रोमियर किस स्थिति में मौजूद होते हैं, इन सब लक्षणों का अलग अलग गुणसूत्रों की पहचान करके इनका अध्ययन करना क्या कहलाएगा, कैरियोटाइप कहलाएगा। इनके अलग अलग अध्ययन करना और एक जोड़े में इनको व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, कैरियोटाइप कहलाता है। मेडल की हम बात करेंगे जेनेटिक्स में, तब उन्होंने कई तरह की पीढ़ी की बात की थी। जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीढ़ियों की बात की थी। सबसे पहले आप शब्द आएगा पेरेंट जनरेशन, वे जनरेशन जिन्हें हम पैतृक पौधे लेकर आपस में क्रॉस करवाएंगे तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाती है आपकी, उसको हम क्या कहेंगे, पैतृक पीढ़ी यानी P1 क्या कहेंगे, P1, ये P1 हो गई। ठीक है, इस तरह से F1 पीढ़ी, जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो ये प्राप्त होती है क्या, F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी के बाद अगर F1 पीढ़ी को लेकर, F1 पीढ़ी के जनकों को लेकर अगर हम और क्रॉस करवाते हैं आगे तो अगली जो पीढ़ी होगी वो क्या कहलाएगी, F2 पीढ़ी कहलाती है। तो ये F1 पीढ़ी, ये पैरेंटल पीढ़ी हो गई, ये F1 पीढ़ी, और इसका इस F1 पीढ़ी की जो संतति होती है उसका क्रॉस अगर हम आगे और पौधों के साथ करवाते हैं और जनकों के साथ करवाते हैं तो वो क्या कहलाएगी, F2 जनरेशन कहलाती है। हाइब्रिड, दो भिन्न भिन्न जनकों के मध्य, दो भिन्न भिन्न कैरेक्टर के जो जनक होते हैं उनके मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, संकर पौधे प्राप्त होते हैं। इस तरह से दो अलग अलग जनक हैं, इनके मध्य क्रॉस करवाएंगे तो हमें संकर पौधे प्राप्त होंगे इस तरह से। तो इसको हम हाइब्रिड या संकर पौधे कहते हैं। संकरण है इच्छित लक्षणों की संतान प्राप्ति हेतु आनुवंशिक रूप से दो भिन्न भिन्न प्राणियों के मध्य क्रॉस करवाना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है।
एक्वायर्ड लक्षण, एक्वायर्ड लक्षण का मतलब उपावर्जित लक्षण होते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं या कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें वातावरण के कारण कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, जिसका उसका फिनोटिपिकली रूप से वो परिवर्तित हो जाते हैं। जेनेटिक रूप से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित नहीं होते हैं, वंशागत नहीं होते हैं, लेकिन पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण उसमें जो लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं उनको हम एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या उपावर्जित लक्षण कहते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं या वे लक्षण जो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण कहेंगे। जैसे कि एक पौधा हाइट में लंबा है और एक पौधा बौना है, अगर हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो सारे के सारे पौधे हमें क्या प्राप्त होंगे, लंबे, क्योंकि ये जो लंबेपन का लक्षण है T, ये अपने आप को प्रकट करता है। तो जो लक्षण अपने आप को प्रकट करता है उसको हम डोमिनेट या प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता है उसको अप्रभावी कहते हैं। यहाँ पर स्मॉल t है, ये अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं कर पाया है, ये छिप जाता है। तो इस जो लक्षण, जो कैरेक्टर अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं उनको हम रिसेसिव या अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो प्रभावी और अप्रभावी का मतलब क्या हुआ? प्रभावी का मतलब है वे लक्षण जो अपने आप को प्रकट करते हैं। अप्रभावी का मतलब है वो अपने आप को प्रकट नहीं करेंगे। जब तक ये होमोजाइगस कंडीशन में नहीं होंगे तब तक ये अपने आप को प्रकट नहीं करेंगे। ये तभी प्रकट करेंगे जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं। इस तरह से आप लोगों को दिखाई दिया, जैसे बौनेपन का या फिर सफ़ेद रंग का या आइज़ का कलर, वे लक्षण जो डोमिनेट नहीं होते हैं, जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं, जो प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होते हैं, इन लक्षणों को हम रिसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी लक्षण कहते हैं। आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं, ये डोमिनेट एलिल्स हैं, ये रिसेसिव डोमिनेंट को हमने RR, ठीक है, RR से, और ये हेट्रोजाइगस यानी RR, इस तरह से। और ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस है, और ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। जब ये होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में डोमिनेट फिनोटाइप प्रेजेंट होगा, लेकिन जब दोनों होमोजाइगस रिसेसिव में एलील है तो वो अपने आप को क्या करेगा, प्रकट करेगा। टेस्ट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब ये होगा कि F1 पीढ़ी के बाद, यहाँ से समझे हम लोग टेस्ट क्रॉस, ये यहाँ पर हमने F1 पीढ़ी लिए जिसमें दो जनक हमने लिया, एक लंबाई को, एक इसके बौनेपन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनके ये गैमेट्स बन गए हैं, और ये इनकी F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी में जो पैतृक बनता है TT, यहाँ पर जैसे देखिए पैतृक बना TT, इसका क्रॉस किसे करवाना, होमोजाइगस रिसेसिव से करवाना। होमोजाइगस, ध्यान से रखिएगा, होमोजाइगस रिसेसिव। हम यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेट नहीं लेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ इसका क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। जब F1 पीढ़ी में, यानी जो संकर पौधा F1 पीढ़ी से संकर पीढ़ी प्राप्त हुई है, उस F1 पीढ़ी का क्रॉस पेरेंट, रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ करवाना क्या कहलाएगा, आपका टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। व्हेन, मैं बोल रही हूँ डेफिनेशन, आप ध्यान से सुनिएगा। व्हेन F1 हाइब्रिड इज क्रॉस विथ इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स, यानी कि किसके साथ क्रॉस करवाना F1 पीढ़ी का, होमोजाइगस रिसेसिव। हमें किसी भी जाति का, हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीव का अगर हमें जीनोटाइप पता करना है तो हम टेस्ट क्रॉस से करेंगे। कोई भी जीनोटाइप अगर हमें पता लगाना है तो हम किसे पता लगाएंगे, जीनोटाइप से पता लगाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे। जैसे ये क्या है, इसका होमोजाइगस रिसेसिव, और ये इसकी F1 पीढ़ी है, इसका क्रॉस हमने किसके साथ करवाया है, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, TT यहाँ पर और TT। तो इसका जो अनुपात हमें प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं हम, 2 टॉल है और 2 ड्राफ है, तो अनुपात कितना आ गया, 1:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होगा उसका अनुपात हमेशा टेस्ट क्रॉस में 1:1, और अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस है
टेस्ट क्रॉस है तो उसका रेशियो जो आएगा हमेशा 1:1:1:1 आता है। तो कोई भी जीव है उसका अगर हमें फिनोटाइपिक करेक्ट जीनोटाइप अगर हमें पता करना है तो हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। और टेस्ट क्रॉस किसके साथ करवाया जाता है? टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है A1 पीढ़ी का रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट्स के साथ। रिसेसिव होमोजाइगस शब्द ध्यान में रखिएगा, होमोजाइगस के बीच में रिसेसिव होमोजाइगस का टेस्ट उसके क्रॉस जो है वो A1 पीढ़ी के साथ करवाते हैं। और रेशियो हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो 1:1 होगा इसका और अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस है तो 1:1:1 इसका रेशियो प्राप्त होता है। तो इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस को देखिए, बैक क्रॉस एक तरह का टेस्ट क्रॉस ही है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हम रिसेसिव के साथ करवाएं ज़रूरी नहीं है। A1 पीढ़ी का या तो हेट्रोजाइगस कंडीशन या होमोजाइगस किसी के साथ भी उसका संकरण करवाया जा सकता है। A1 हाइब्रिड को किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जा सकता है। A1 है ना, उसके साथ जो F1 में हमें क्या प्राप्त हुआ, T, इसका क्रॉस हम TT से भी करवा सकते हैं और हम TT के साथ भी करवा सकते हैं। दोनों में से किसी के साथ अगर क्रॉस करवाया जा रहा है तो उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहेंगे उसको हम? बैक क्रॉस उसको हम कहेंगे। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, ये पेरेंट्स है, ये TT हुआ, इसका क्रॉस हम किसी के साथ भी करवा सकते हैं। कोई भी पेरेंट के साथ हमने यहाँ पर TT के साथ करवाया है। इसी तरह से हम इसके साथ स्मॉल t और स्मॉल t के साथ भी इसका क्रॉस हम करवा सकते हैं। 1:1 यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। 1:1 यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको ध्यान में रखनी है कि ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। ऑल जितने भी टेस्ट क्रॉस है वो सब बैक क्रॉस है, लेकिन सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है। सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस क्यों नहीं है? सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस इसीलिए नहीं है क्योंकि टेस्ट क्रॉस में हम केवल होमोजाइगस रिसेसिव को लेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट को नहीं लेंगे, क्योंकि होमोजाइगस डोमिनेंट को लेने के बाद उसका करेक्ट जीनोटाइप हम पता नहीं कर पाएंगे, वो A1 पीढ़ी में रिप्रेजेंट हो जाएगा। TT अगर वो हाइब्रिड भी रिप्रेजेंट हुआ तो हम करेक्ट उसका जो जीनोटाइप ज्ञात नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितने भी टेस्ट क्रॉस होंगे वो सारे बैक क्रॉस भी होंगे, लेकिन सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होंगे। तो दोनों को ध्यान से समझिए कि टेस्ट क्रॉस में हमने केवल होमोजाइगस रिसेसिव लिया है। F1 पीढ़ी के साथ होमोजाइगस रिसेसिव का क्रॉस करवाते हैं, रेशियो 1:1 आएगा। लेकिन बैक क्रॉस में हम F1 पीढ़ी का क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ करवा सकते हैं, वो चाहे आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर होमोजाइगस रिसेसिव है। तो इस सब बातों को ध्यान में रखकर कंक्लूजन, ऑल टेस्ट क्रॉस आर नॉट बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी जिन्हें आप ध्यान में रखिएगा और अच्छे से इन टर्मिनोलॉजी को पढ़िए। एलिल्स, जीन, फिनोटिपिक, जीनोटिपिक, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, F1 पीढ़ी, पैरेंटल पीढ़ी, ये सब क्या है? अगर आपने ये टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ ली तो आप जेनेटिक्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर टर्मिनोलॉजी आपने अच्छे से नहीं समझी तो जेनेटिक्स समझने में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। तो टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझिए। जितने भी टर्म्स हमने यूज़ किए, और भी टर्म्स है बहुत सारे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में बताई है। कल के वीडियो में हम मेडल्स के लॉ पढ़ेंगे। अगर आप ये टर्मिनोलॉजी अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम मेडल्स के लॉ को समझ पाएंगे। तो ध्यानपूर्वक सारी टर्मिनोलॉजी को पढ़िए। थैंक यू।